दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप मेरे हाथ में कुछ पैसे देख रहे होंगे, ये हैं 5,000 रुपये। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 5,000 रुपये मुझे हर महीने इन्वेस्ट करने हैं और वो भी 20 साल के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग है मेरी, तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए? आपके हिसाब से क्या उत्तर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और कृपया करके कॉमेंट्स में अपने उत्तर लिख दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर महीने मुझे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं 20 साल के लिए, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ इन पैसों को? आप अपना उत्तर कमेंट में लिख दीजिए वीडियो पॉज करके। आपने लिख दिया होगा अपना उत्तर। नहीं लिखा तो रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पॉज करके जरूर इस उत्तर को लिख दीजिए। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको मैं ये बुक अपनी तरफ से फ्री में गिफ्ट कुरियर करूंगा। ओके, तो कमेंट करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपने अपना उत्तर लिख दिया होगा। अब इसका सही उत्तर क्या है? तो इसके ना 3 सही उत्तर हो सकते हैं। 3 क्यों? बहुत सिंपल है। इसके 3 सही उत्तर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इन्वेस्ट कहां करना है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की रिस्क एपिटाइट पे, उसकी रिस्क लेने की क्षमता पे। और ब्रॉडली इन्वेस्टर्स को हम 3 रिस्क कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है हाई, दूसरी है मीडियम और तीसरी है लो। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने। हाई का मतलब क्या है? हाई का मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अभी जब यूएस इजराइल ईरान का जब वॉर चल रहा था फरवरी में, मार्च में, उस वक्त अगर आप वॉर से घबराए नहीं, आपने अपनी एसआईपीज नहीं रोकी, इनफैक्ट अगर आपने और भी अच्छे से इन्वेस्ट करा, लमसम और भी इन्वेस्टमेंट डाल दिया या अपनी एसआईपीज बढ़ा दी, इसका मतलब आप मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराए नहीं, आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो। ठीक है। सेकंड टाइप के इन्वेस्टर होते हैं कि मीडियम रिस्क जिनकी होती है, मतलब वॉर चल रहा है तो उन्होंने एसआईपी नहीं रोकी अपनी, या अपने इन्वेस्टमेंट जो मंथली है उनको रोका नहीं, हाँ, लेकिन उनकी नए इन्वेस्टमेंट करने की ना हिम्मत नहीं हुई, उतनी ज्यादा उनमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, तो वो हो गए मीडियम। तीसरे कौन है? लो रिस्क एपेटाइट के इन्वेस्टर्स। मतलब जब वॉर हुआ और जब मार्केट गिरने लगा, पहले 5% गिरा, 8% गिरा, 10% गिरा, धीरे 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 उनकी हवा टाइट होने लगी और वो अपनी एसआईपीज को रोकने लगे। उनको लगा कि यार स्टॉक मार्केट तो बकवास है, इससे अच्छा एफडी करा लेते हैं अपन, ये तो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा यहाँ पे। वो होते हैं लो रिस्क टाइप के इन्वेस्टर्स। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आप हाई हैं कि मीडियम है कि लो हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको हाई, मीडियम, लो के प्लान्स बताने वाला हूं। मेरे हिसाब से जो अच्छे प्लान्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, बट दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा कंटेंट शायद आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। With that, let me start with first type of the risk customers, which are high risk investors. उनके लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट बनता है? तो अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से 5,000 का एग्जांपल लेके चलते हैं। इन 5,000 को 20 साल के लिए अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ करेंगे? इसमें से 40% मतलब 2,000 रुपये पर महीने हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में लगाएंगे। 30% यानी 1,500 रुपये पर महीने हम लगाएंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, और रिमेनिंग 1,500 अगले जो 30% है वो लगाएंगे हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देते हैं और मिड कैप एंड स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो को अच्छी ग्रोथ देते हैं लॉन्ग टर्म में। 20 साल की यहां पर हम बात कर रहे हैं। मैं आपको पिछले 10 साल के रिटर्न्स दिखाता हूं, पहले तीनों की कैटेगरी वाइज। ओके, मैं किसी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कैटेगरी वाइज आपको रिटर्न्स दिखा रहा हूं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के पिछले 10 साल में 10.90% के एनुअल रिटर्न आए, मिड कैप के 16.63%, स्मॉल कैप के 17.44%। ये डेटा मैंने लिया है मॉर्निंग स्टार से, कैटेगरी वाइज रिटर्न डेटा है ये। ओके, अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा, क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं और मिड कैप एंड स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, लेकिन ग्रोथ अच्छी इनमें आती है। अब डाइवर्सिफिकेशन का यहां पे मतलब क्या है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप मेरे स्क्रीन पे एक एग्जांपल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लिया है मैंने। तो ये कहां इन्वेस्ट करते हैं? 70% इनका स्टॉक्स इक्विटी में होता है, 18% अराउंड डेट में होता है, ये सैंपल है यहां पर, और 9% 10% के आसपास गोल्ड सिल्वर में होता है, थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहीं होता है, रीट्स वगैरह भी होते हैं। तो ओवरऑल काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। अब आपका नेचुरल क्वेश्चन होगा, राहुल इसमें मुझे एक तो ये बताओ कि वेल्थ कितनी बनेगी, वो मैं भी समझाता हूं आपको। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि आपने लार्ज कैप फंड्स की बात क्यों नहीं करी? तो मैंने आपको कुछ दिखाता हूं। यहां पे आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, मैंने 36 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को लिया है, 36, और यहां पर आपको दिखेगा कि इनकी लार्ज कैप होल्डिंग दिखिए। जनरली सारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में जो मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन होता है, इनफैक्ट 40% के आसपास, 50% के आसपास जो एलोकेशन होता है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही होता है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑलरेडी लार्ज कैप हैवी होते हैं, तो हमें अलग से लार्ज कैप लाने की जरूरत
जरूरत नहीं है। और इनकी अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो मल्टी एसेट में मिड कैप भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं, उनका रेशो काफी कम होता है। 10 से 15% मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप तो 10% से भी कम होता है जनरली। और अगर हम इनका डेट देखें तो 15%, 20%, 14%, 32% कुछ भी डेट हो सकता है इनका, ठीक है। मोटा मोटा पॉइंट क्या है, मल्टी एसेट एलोकेशन आपको डाइवर्सिफिकेशन देगा और मिड एंड स्मॉल आपको ग्रोथ देगा। और आप चूंकि एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो, मिड कैप एंड स्मॉल जब फॉल करेंगे ना तो आप घबराओगे नहीं। जैसे कि अभी यूएस इजराइल ईरान वॉर के वक्त हुआ था, स्मॉल कैप 28% तक भी गिरे थे। मैंने वीडियोस बनाई थी, लोगों को बोला था भाई एसआईपीज मत रोकना आपने, इनफैक्ट एसआईपीज बढ़ा देना, ये भी बताया था मैंने। और जिन लोगों ने एसआईपी बढ़ाई होगी ना, आज वो मुझे थैंक यू बोल रहे होंगे। मार्केट बहुत जबरदस्त रिकवरी करी है, 15% तक की तो स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी आ गई भाई, जिन्होंने मेरी बात सुनी होगी, ठीक है। एनीवेज, मैं अपनी यहाँ पर बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक कर दे जाइएगा वीडियो को, ठीक है। अब इससे वेल्थ कितनी बनेगी, ये मोटा क्वेश्चन आता है। तो फिर मैंने कुछ प्रोजेक्शन करे, अगर मैं पिछले 10 साल के रिटर्न्स को एज्यूम कर लूँ अगले 20 साल तक के लिए, तो क्या वेल्थ की सिचुएशन बनेगी, और उसमें भी हमें एक बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाना है, वो भी समझाऊंगा। तो देखते हैं पहले रिटर्न्स कितने बनेंगे। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 10.90%, मिड कैप 16.63%, स्मॉल कैप 17.44%। इसके हिसाब से कॉर्पस आप देख सकते हैं 20 ईयर्स में 17.24 लाख, 28.74 लाख, 32.36 लाख, मतलब टोटल कुल मिला के 78.34 लाख की बनेगी। अब इसमें भी मैं एक इंप्रूवमेंट सजेस्ट करूंगा। ये जो 5000 का हमने एग्जांपल लिया ना, इसको हमें हर साल 10% से बढ़ाना है, स्टेप अप करना है, ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी अपनी तो अपन उसको ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। उस केस में क्या होगा, अगर मैं 10% का स्टेप अप लेता हूं तो सारे नंबर और बढ़ जाएंगे। आप रिवाइज नंबर मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 20 साल में कितनी कॉर्पस बनेगी, 35.4 लाख, 50.69 लाख, 55.98 लाख, मतलब टोटल अगर करूं तो 1.42 करोड़ का एक कॉर्पस बन सकता है 20 साल के अंदर, अगर हमने 5000 रुपए पर महीने को स्टेप अप किया 10% से, और अगर पास रिटर्न्स यहां पर फोरकास्ट करते हैं हम इसको 20 साल के लिए। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि राहुल, जरूरी थोड़ी जो पास में रिटर्न्स आए वो फ्यूचर में भी आए। एब्सोल्युटली राइट पॉइंट, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के चलना चाहिए। तो ये जो मैंने कैलकुलेशंस करी 1.42 करोड़ जो बन के आया, इसमें ये पोर्टफोलियो लेवल पे जो रिटर्न आता है वो अराउंड आता है 16% का, ठीक है, मिला के तीनों चीजों का। अब 16% की जगह पे हम एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के चलेंगे, मान के चलेंगे कि 16% रिटर्न नहीं आएगा। ओके, कितना आएगा, तो मैं थंब रूल मान के चलता हूं कि 3% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के चलता हूं, मतलब 16% माइनस 3%, मतलब 13% की मैं रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख के चलूंगा, हाई रिस्क होते हुए भी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये 1.42 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है, 1.42 तो नहीं बनेगा, कितना बनेगा, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास तब भी बन जाएगा ये मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली क्या नंबर निकल के आएगा 20 साल बाद, ये तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे फ्यूचर की कोई गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन ये एक अच्छा एस्टिमेशन मेथड है, एक अच्छा एलोकेशन है हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। आप घबराते ही नहीं है मार्केट फ्लक्चुएशन से, और 20 साल का आपका थिंकिंग है, 20 साल में इंडिया कितना ग्रो हो जाएगा, हमारी जीडीपी 4 टाइम्स हो सकती है 20 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ये मोटा मोटा हम लेके चलेंगे कैलकुलेशन। ये हुआ हाई रिस्क इन्वेस्टर का। अब इनमें कौन से फंड्स आपको चूज करने हैं, मिड कैप के लिए, स्मॉल कैप के लिए, मल्टी एसेट एलोकेशन के लिए, आप ही मुझे बताओ कमेंट्स में आपके हिसाब से कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। कमेंट में लिखो आपके हिसाब से फेवरेट मिड कैप कौन सा है, फेवरेट स्मॉल कैप कौन सा है, फेवरेट मल्टी एसेट एलोकेशन कौन सा है, कमेंट में लिखो। एक दूसरे के कमेंट से भी आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। मैं इन सारी म्यूचुअल फंड्स पे भी अलग से वीडियोस बना सकता हूं, बनाऊंगा आगे आने वाले समय में, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो ये हुआ पहला हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, उनको डर लगता है, जिन्होंने अपनी एसआईपीज तो कंटिन्यू रखी जब यूएस इजराइल ईरान का वॉर हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा पैसा नहीं डाला, उनको डर लगा। उनके लिए क्या अच्छा प्लान है, लेट मी डिस्कस नाउ। सो मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए जो अच्छा ऑप्शन बनता है मेरे हिसाब से 50% यानी 2500 रुपीज जाएगा बैलेंस एडवांटेज फंड में, बताऊंगा अभी 1 मिनट में क्या होता है। और सेकंड 50% रिमेनिंग 2500 किस में जाएगा, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में। अब इससे क्या होगा, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि बैलेंस एडवांटेज फंड होता क्या है, बहुत लोग को नहीं मालूम है, और ये इतना बढ़िया कैटेगरी है जिसको लोग इतना इग्नोर करते हैं ना, जिसकी हद नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए मैंने 1700 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को अरेंज कराया उनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट में, और मुझे क्या पता लगा, पराग पारिक सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। और सेकंड नंबर पे कौन सा है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। यहां पर पॉइंट क्या है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड एयूएम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। 98,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है, और हो सकता है डेटा थोड़ा और भी ज्यादा हो क्योंकि लाइव यहां पे अपडेट नहीं हुआ हो, ठीक है। पॉइंट क्या है, ये बहुत ही अच्छी एक कैटेगरी मानी जाती है बैलेंस एडवांटेज फंड।
क्या होती है, अगले 30 सेकंड में समझाऊंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल है। देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड में होता क्या है, इसमें स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है और डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इक्विटी और डेट दोनों का इसमें मिश्रण रहता है। और सबसे खास बात इस कैटेगरी की ये होती है कि फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि मुझे कितना पैसा स्टॉक्स में रखना है और कितना डेट में रखना है, और कैसे उसको चेंज करना है। चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट की ना डायनेमिक्स बहुत चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखता हूँ HDFC का ही मैं ग्राफ दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर आपको ये ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है ना, ये है स्टॉक मार्केट, मतलब सेंसेक्स, ठीक है। कैसे मूव कर रहा है, कभी ऊपर जाता है, तो देखिए यहाँ पर कितना ऊपर गया, 62 तक यहाँ जो नंबर दिख रहा है कितना ऊपर गया। जब ये ऊपर जाता है ना, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, जो इक्विटी एक्सपोजर है, मतलब जितने स्टॉक्स लिए उनको कम कर देगा, मतलब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई मार्केट की, तो अपने स्टॉक्स को बेच देगा वो। तो देखो 82, 83 से कम होता 59, 57 तक आ गया यहाँ पे, ठीक है। 57% ऑफ स्टॉक्स, मतलब 57% ऑफ द पोर्टफोलियो वो स्टॉक्स में है, मतलब कम हो गया स्टॉक्स का। अब जैसे यहाँ पर ये साइडवेज हुआ मार्केट, तो देखो साइडवेज हुआ तो इसने क्या करा, थोड़ा सा अपना एलोकेशन बढ़ा दिया स्टॉक्स में, क्योंकि साइडवेज हुआ है, अभी ज़्यादा खतरा नहीं है ना। जैसे ब्लू लाइन जैसे यहाँ बढ़ी तो अपना स्टॉक का एलोकेशन और भी कम कर दिया, 49, 50 तक पहुंच गया। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है तेजी से, ये क्या कर रहा है, स्टॉक्स को कम कर रहा है। और जब मार्केट गिरेगा या साइडवेज रहेगा, तो देखो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मार्केट गिरा तो इसने अपना स्टॉक्स का एलोकेशन बढ़ा दिया। फंड मैनेजर अपने आप डिसाइड कर रहा है कि कहाँ वैल्यूएशन अच्छा है, कहाँ वैल्यूएशन अच्छा नहीं है, उस हिसाब से अपनी पैसों को वो इन्वेस्ट कर रहा है, आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे आपको कुछ नहीं करना है, पोर्टफोलियो लेवल पे आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया और फंड मैनेजर वैल्यूएशन के हिसाब से कॉल भी ले रहा है। अब इससे रिजल्ट्स क्या आते हैं, देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में बैलेंस एडवांटेज फंड के कैटेगरी लेवल पे रिटर्न की बात कर रहा हूं, 8.34% एनुअल आए, 8 से 9, 10% तक भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से म्यूचुअल फंड की आप बात कर रहे हो, ठीक है। फ्लेक्सी कैप पे आते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में कैटेगरी रिटर्न अगर हम देखें पिछले 10 साल में 13.87% के रिटर्न आए हैं, ठीक है। फ्लेक्सी कैप अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, मैंने ये वीडियो क्रिएट करी थी, आप इसको प्लीज जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 45 से भी ज्यादा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को यहां पर एनालाइज करने के बाद आपको बताया कि मेरी क्या इसमें राय बनती है, ठीक है। अब ये जो पिछले 10 साल के रिटर्न्स हैं, इनको मैं 20 साल के लिए प्रोजेक्ट करता हूं, तो 15.47 बनेंगे बैफ में, 32.31 बनेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, मतलब टोटल कितना बनेगा 47.78 लाख। ये है विदाउट स्टेप अप, मतलब 5,000 हर महीने लगा रहे हैं 20 साल के लिए। अब इसी को मैं स्टेप अप कर दूं, 10% हर साल से बढ़ा दूं, 5,000 पहले साल में, दूसरे साल में 5,500, 10% बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आप मेरे स्क्रीन पे कैलकुलेशंस देख सकते हैं यहाँ पर, 34.27 लाख, 61.11 लाख, टोटल मिला के आएगा 95.38 लाख। एंड पोर्टफोलियो लेवल पे ये रिटर्न निकल के आता है 12.30%, ठीक है। अब रिटर्न कम है, आप बोलोगे हाई रिस्क में तो रिटर्न ज्यादा था, ऑफ कोर्स ज्यादा था, उस बंदे ने ज्यादा रिस्क ली है, आप रिस्क नहीं ले सकते। लोग बोलते हैं कि मैं रिस्क ले सकता हूं राहुल भाई, लेकिन जब मार्केट गिरता है ना, तो फिर वो रिस्क लेने की उस वक्त उनकी प्रैक्टिकली क्षमता होती नहीं है। और ये आप बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन पॉइंट है, अभी जो वॉर हुआ था उसके हिसाब से आप देख लेना कि आपने क्या करा। मैंने मार्च के महीने में दबा के पैसा डाला था मार्केट में और उसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया निकल के आए मेरे लिए पर्सनली, ठीक है। अब इसमें मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाता हूं 12.30%, आगे 20 साल तक कोई ज़रूरी नहीं है बने ही बने, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3% का थंब रूल लगाया, मैं 9.30% का एस्टिमेट लेके चलूंगा। देखो इस चैनल पे ना मैं आपको कभी भी ऐसे नहीं बताऊंगा कि आप करोड़ों बना लोगे, मैं आपको बहुत सेफली सारी चीज़ें सिखाऊंगा, कंजर्वेटिव होकर सारी चीज़ें सिखाऊंगा, इसीलिए मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। 9.30% के एस्टिमेटेड मान के चलते हैं यहाँ पर, और इससे जो आपका कॉर्पस बनेगा अराउंड 72 से 73 लाख के बीच में बनेगा, 5,000 से भी, जो कि बुरा नहीं है बिल्कुल भी। 20 साल में अगर आप 5,000 रुपये हर महीने स्टेप अप कर रहे हैं 10% से, बिल्कुल बुरा नहीं है, आपकी रिस्क क्षमता भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में ये आपका आउटपुट निकल के आएगा। तो ये हुआ दूसरा प्लान। अब आपका कौन सा फेवरेट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, कॉमेंट में डालो, बहुत ज़बरदस्त डिबेट है मीडिया में। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक है, HDFC है, और भी बहुत सारे हैं, आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट्स में डालो, जिससे मुझे पता लगे कि आपका फेवरेट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है। वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्लान पर, जो कि है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जिसकी हवा हो गई थी टाइट जब हुआ था वॉर, मार्केट हो गया था क्रैश। उनने बोला कि भैया SIP से कुछ नहीं होगा, हम तो SIP रोक रहे हैं अभी। उनने अपनी SIP भी रोक दी, इनफैक्ट उस इन्वेस्टर की बात करते हैं अब। तो लो रिस्क एपिटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से क्या प्लान बढ़िया है,
50% यानी 5,000 का 50% यानी 2,500 रुपीज निफ्टी 500 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, और रिमेनिंग 50% विच इज नेक्स्ट 2,500 रुपीज वो जाना चाहिए आपका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो एफडी हो गई, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, चाहे वो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए, चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए। इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जहां पर फिक्स्ड आपको रिटर्न्स मिलते हैं 6% 7%। तो मैंने मोटा मोटा सब कैलकुलेशन लगाया। निफ्टी 500 पिछले 10 साल के जो हम अगर रिटर्न्स देखें 14.41% आए हैं। एफडी वगैरह का रिटर्न मैं मान के चलता हूँ 6.5%। उससे कितनी वेल्थ बनेगी? उससे आपकी वेल्थ बनेगी निफ्टी 500 की 34.86 लाख एंड एफडीज वगैरह की 12.32 लाख, टोटल मिला के 47 लाख आपके बनेंगे विदाउट स्टेपअप। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा राहुल भाई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ही क्यों? मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के बीच में। निफ्टी 50 पिछले अगर हम देखें 26 साल का डेटा तो 27 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन निफ्टी 500 37 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है, तो रिटर्न्स बेटर आए इसके, नो डाउट। दूसरी बात है निफ्टी 500 है ना, वो ज़्यादा मार्केट को कवर करता है, 90% मार्केट कैप को कवर कर लेता है, जबकि निफ्टी 50 केवल 44% को ही करता है। तो निफ्टी 50 कॉन्सेंट्रेटेड है, निफ्टी 50 ज़्यादा ट्रैक्ड इंडेक्स है, लेकिन निफ्टी 500 ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इसमें मिड कैप भी आ गए, स्मॉल कैप भी आ गए, लार्ज कैप भी आ गए। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का अगर हम बात करें तो हायर रिटर्न्स हैं विद लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी इज लोअर एक्चुअली निफ्टी 500 में। ठीक है, तो ओवरऑल निफ्टी 500 एक ऐसा चॉइस निकल के आता है 20 साल के लिए जो नो ब्रेनर है, और जब मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, बट नेचुरल है, ये भी गिरेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने रिमेनिंग 50% अपना फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में डाले हुए हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। आपका पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न्स जो गिरेंगे वो ज़्यादा नहीं गिरेंगे, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर पाओगे। आप घबराओगे नहीं, आप भागोगे नहीं। अगर आप 100% निफ्टी 500 में डाल दोगे और मार्केट जब गिरेगा 20% 25% अगर मार्केट गिर गया, वैसे 20-25% गिरे नहीं अब तक, लेकिन 10% 15% भी गिरा तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। ठीक है, और आप अपनी एसआईपीज रोक दोगे, आपकी कंपाउंडिंग रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा, वो नहीं करना है। इसीलिए पहले से ही अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 50% का यहाँ पर एलोकेशन लेंगे। अगर इसी में ही अब आपने स्टेपअप लगाया होता तो क्या होता? तो स्टेपअप में नंबर्स कुछ इस तरह के निकल के आते, 65 लाख निकल के आएंगे निफ्टी 500 के, और 28.89 लाख निकल के आएंगे एफडी वगैरह के, तो ये निकल के आता है 93.89 लाख टोटल। ठीक है, अब ये टोटल ओवरऑल रिटर्न इसके भी 12% के आसपास ही बनते हैं मोटा मोटा। हमें क्या करना है? हमें इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगा के चलना है, क्योंकि यहाँ पर देखो निफ्टी 500 के जो रिटर्न है 14.41% लास्ट 10 ईयर्स में, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, निफ्टी 500 लेवल पे इतने ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफ़ी हो सकती है। एफडीज में ऑफकोर्स मोटा मोटा वही रहेगा, तो मैं 3% का वापस से इसमें थंब रूल लगाऊंगा। 3% का थंब रूल लगाया तो मतलब 9% के मेरे ओवरऑल इस पोर्टफोलियो के रिटर्न बनने चाहिए पिछले 20 साल में। ठीक है, ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके चलूंगा तो ये निकल के आएगा तकरीबन 70 लाख रुपीज़। थोड़ा कम है कंजर्वेटिव से, लेकिन इसमें रिस्क और भी कम है। ठीक है, अगेन ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत इनमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, कोई ऐसे फ्यूचर की गारंटी नहीं है, बट ये होगा तीसरा प्लान जिसको हम कहते हैं लो रिस्क वाला, जहां आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ये 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे 20 साल के लिए, तो मैं पहले अपनी रिस्क एपेटाइट देखूंगा और उसके हिसाब से अपने मनी को यहाँ पर डिवाइड करूंगा। आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं लिखा है तो कमेंट में लिखें। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी वो भी मुझे कमेंट में लिखें, जिससे मुझे पता लगे कि ये चीज़ आपको पसंद आई, ये चीज़ आपको पसंद नहीं आई वो भी लिखिए कमेंट में, जिससे मुझे इंप्रूवमेंट का भी चांस मिले। मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आऊँ, नया नया कॉन्टेंट बनाऊँ, आपको जितना प्यार से मैं समझा सकता हूँ उतना प्यार से समझाने की कोशिश करूँ। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।